हेलो स्टूडेंट, एसपीएन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट एनालिसिस जो अपना चैप्टर चल रहा है, यूनिट फर्स्ट है, तो उसके अंदर अपन देखते हैं पैरामीटर, नेटवर्क पैरामीटर। नेटवर्क प्राचाल। तो नेटवर्क प्राचाल तो होंगे क्या? नेटवर्क प्राचाल तो एक नेटवर्क की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो कोई भी नेटवर्क है तो नेटवर्क को अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं। नेटवर्क नॉर्मली अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अलग अलग प्रकार के थे। तो एक ये है 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क। इस 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर 2 इनपुट टर्मिनल है और 2 ही क्या है? आउटपुट टर्मिनल। अब इस नेटवर्क के बारे में अपने को क्या करना है? सर्किट एनालिसिस करना है कि इसका एनालिसिस करके देखना है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अपन ऑलरेडी जानते हैं कि जो नेटवर्क है तो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हो सकते हैं, इंडक्टेंस लगे हो सकते हैं, कैपेसिटेंस लगे हुए हो सकते हैं। तो आदि ये काफ़ी सारी चीज़ें इनमें होती हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनेगा? नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क के जो इनपुट टर्मिनल है तो इनपुट टर्मिनल के ऊपर अपन को एक शोर्स लगा दे तो इनपुट टर्मिनल के लिए वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी V1। अगर अपन रिप्रेजेंट करें करंट है वो I1 के द्वारा रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही जो आउटपुट टर्मिनल है तो आउटपुट टर्मिनल पे अगर कोई लोड लगा दे तो लोड के ऊपर वोल्टेज V2 के द्वारा रिप्रेजेंट करें और आउटपुट में जो करंट है वो I2 के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट V1 I1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज V2 और I2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी चतुर टर्मिनल जाल होगा तो उसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन जो V1 I1 V2 I2 इनके कुछ कॉम्बिनेशन बना के अपन इस सर्किट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये जो इनके प्राचाल मतलब ये इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, वोल्टेज और करंट का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो उस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे? प्राचाल के रूप में परिभाषित करेंगे। तो जो पैरामीटर जिनकी सहायता से अपन इस सर्किट का एनालिसिस करेंगे वही क्या कहलाते हैं? नेटवर्क पैरामीटर कहलाते हैं। जो नेटवर्क पैरामीटर है मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं जिनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला जेड पैरामीटर, सेकंड वाई पैरामीटर और थर्ड पैरामीटर है वो है एच पैरामीटर। तो जो नेटवर्क के पैरामीटर है उनको 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है जेड पैरामीटर, सेकंड है वाई पैरामीटर और थर्ड है एच पैरामीटर। अब ये है क्या क्या? जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर, जेड अपन नेटवर्क के अंदर जेड इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है इम्पीडेंस पैरामीटर और वो भी ओपन सर्किट, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। वाई पैरामीटर, तो वाई जेड का अपोजिट होता है, इम्पीडेंस का अपोजिट एडमिटेंस, तो ये एडमिटेंस पैरामीटर है। ओपन तो यहाँ पे होगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। और एच पैरामीटर मतलब एच हाइब्रिड पैरामीटर, संकर प्राचाल, हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा या मिक्सर होगा। तो अपने पास में 3 पैरामीटर है, जेड पैरामीटर ओपन सर्किट खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल, वाई पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट लघुपतित एडमिटेंस प्रवेशता, तो लघुपतित प्रवेशता प्राचाल। और एच पैरामीटर, तो एच पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर मतलब संकर प्राचाल। तो ये 3 प्रकार के पैरामीटर। अब इन तीनों पैरामीटर के बारे में देखते हैं क्या क्या होंगे, डिटेल में देखते हैं इनको। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन जेड पैरामीटर या ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर क्या है। तो अपने पास में नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 क्वांटिटीज हैं, V1 V2 I1 I2, 4 क्वांटिटीज
V1 V2 I1 I2, वोल्टेज इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट और आउटपुट करंट। तो किसी भी नेटवर्क को अपन इन 4 क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन क्वांटिटीज में अपन क्या करेंगे, किन्हीं दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में ले लेंगे और किन्हीं दो को उन इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल जो जेड पैरामीटर है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं V1 V2 आर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज and I1 I2 are input and output current। V1 V2 इनपुट आउटपुट वोल्टेज है, I1 I2 इनपुट आउटपुट करंट है। अब इनमें से I1 I2 जो करंट है, मतलब जो करंट है I1 करंट और I2 करंट, इनको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में ले लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं कि I1 I2 क्या है अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो V1 V2 मतलब इनपुट वोल्टेज और जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उस स्थिति में वोल्टेज को अपन फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि जो V1 वोल्टेज है वो फंक्शन होगा, तो फंक्शन ऑफ I1 I2 मतलब करंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वोल्टेज है इन करंट पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली जो V2 वोल्टेज है तो उसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ 2 I1 I2 मतलब जो करंट है वो इंडिपेंडेंट है और जो वोल्टेज है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये वाला हो गया अपन ने कि करंट और वोल्टेज को फंक्शन के रूप में अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो V1 V2 है वो फंक्शन ऑफ I1 I2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब यदि अपन ये मान ले कि अपने जो नेटवर्क है या जो परिपथ है उसमें बहुत कम मान की प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अपना सर्किट है उस सर्किट में अल्प मान की या लो वैल्यू की प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इन वोल्टेज में जो परिवर्तन होगा उसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनमें जो चेंजेज हो रहा है उस चेंजेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है चेंजेस को। तो dV1 मतलब वोल्टेज में जो चेंजेस हुआ है वो पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ डेल V1 अपॉन डेल I1 इंटू dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 इंटू dI2। सेम ऐसे ही V2 के लिए लिखूंगी, V2 में क्या चेंजेस होगा अगर लो मान की प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव dV2 इक्वल टू, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में डेल V2 अपॉन डेल I1 इंटू dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 इंटू dI2। तो dV1 वोल्टेज V1 में चेंजेस मतलब इनपुट वोल्टेज में क्या चेंजेस हो रहा है उसको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया। ऐसे ही dV2 मतलब आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजेस हो रहा है उसको अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया है। तो इनको इक्वेशन देते चले अपन, ये इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कि वोल्टेज में क्या चेंजेस हुआ है उनको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया है। अब अपन जानते हैं कि जो नेटवर्क के अंदर R L C वगैरह अपन यूज में ले रहे हैं तो जो है उनके लिए V और I जो कर्व है वो कर्व कैसा होता है, लीनियर कर्व होगा। वोल्टेज और करंट में जो ग्राफ है वो रेखीय ग्राफ या लीनियर कर्व होगा। तो लीनियर कर्व है तो उस स्थिति में इनके जो आंशिक अवकलन है पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होंगे, नियत होंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव नियत है, साथ में इन पार्शियल डेरिवेटिव की अगर अपन वीमा देखें, इनकी यूनिट देखें तो V अपॉन आई, V अपॉन आई, V अपॉन आई, V अपॉन आई, और V अपॉन आई किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पीडेंस प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी वीमा क्या है, प्रतिबाधा की वीमा की होगी। तो इसलिए अपन क्या करें कि इनमें वोल्टेज में जो चेंजेस हो रहा है, वोल्टेज और करंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अगर अपन V और I के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उस स्थिति में जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड है उनको अपन निम्न प्रकार या कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो देखते हैं V1 इक्वल टू
डेल V1 अपॉन डेल I1, तो डेरिवेटिव V1 अपॉन I1 इम्पिडेंस के रूप में होगा, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूँ ZI प्लस ZR, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा, ZR I2, सेम ऐसे ही V2 इक्वल टू ZF I1 प्लस ZO I2। क्या किया अपन ने कि V और I में जो कर्व है वो लीनियर कर्व है, इसके अलावा V और I का जो अनुपात है वो इम्पीडेंस के इक्वल हो रहा है। इनकी जो वीमा है V अपॉन I की वीमा वो इम्पीडेंस की वीमा हो रही है। तो उस स्थिति में कि V और I में जो चेंजेस है वो नियत है, तो नियत होने की स्थिति में इन इक्वेशन 2 और 3 को अपन ने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया है, इक्वेशन 4 और 5 के रूप में। अब यहाँ जो मैंने ये ZI, ZR, ZF, ZO वगैरह रिप्रेजेंट किया, ये है क्या, तो वो देखते हैं। तो देखो ZI को मैं Z11 के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी आगे अपन मैट्रिक्स फॉर्म देखेंगे इनकी, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए मैंने Z11 कंपोनेंट के रूप में इसको शो कर दिया है। तो ZI बराबर Z11। अब Z11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखो ZI इस वाली टर्म की जगह पर नहीं लिखा है, तो ZI का मतलब क्या है, डेल V1 अपॉन डेल I1, डेल V1 अपॉन डेल I1। यहाँ से देखें तो, और इसी से इक्वेशन लिखी है, तो अगर यहाँ से देखना चाहें तो ZI, तो ZI का मतलब क्या होगा, अगर मैं इस I2 को 0 कर दूँ, इस I2 वैल्यू को क्या कर दूँ 0, तो उस स्थिति में ZI इक्वल टू क्या बन जाएगा, V1 बटा I1, और ये कब बन रहा है, कंडीशन क्या हो रही है, जब I2 बराबर 0। दोबारा से देखो, ZI ये वाला कंपोनेंट है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इस कंपोनेंट को नाम दे दिया है Z11। वैल्यू क्या होगी, तो Z11 की वैल्यू यहाँ से देखें तो डेल V1 अपॉन डेल I1, या यहाँ से देखें कि अगर मैं इस I2 वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो उस स्थिति में जो ZI है तो वो बनेगा V1 बटा I1, ये वाली कंडीशन बनेगी। अब I2 इक्वल टू 0, करंट 0 हो रही है, तो अपने को ध्यान में रखना है। अपन बात करें, एक तो है शॉर्ट सर्किट अपने पास में, शॉर्ट सर्किट, और एक है ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब वहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी टर्मिनल्स के ऊपर, क्योंकि शॉर्ट कर दिया अपन ने। और ओपन सर्किट का मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, कि टर्मिनल ओपन है, टर्मिनल ओपन है तो उन टर्मिनल पे वोल्टेज तो होगी लेकिन करंट की वैल्यू 0 होगी। और शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज 0 होगी लेकिन करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ऐसा शॉर्ट सर्किट I नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे, और यहाँ पे V नॉट इक्वल टू 0। तो ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर वोल्टेज 0 और करंट 0 नहीं है मतलब शॉर्ट सर्किट है, अगर करंट 0 है और वोल्टेज 0 नहीं है इसका मतलब ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा है, I2 इक्वल टू 0 है, तो I2 0, I2 करंट कौन सी थी, आउटपुट करंट, तो आउटपुट टर्मिनल कैसे है अपने पास में, ओपन है। इसके अलावा जो I रिप्रेजेंट किया है वो ZI V1 बटा I1, मतलब इनपुट टर्मिनल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ZI है वो क्या कहलाएगी, इनपुट इम्पीडेंस, किसके लिए, ओपन सर्किट के लिए। तो अपन बोल दें ZI, तो ZI क्या है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट कब है, वो ऑलरेडी लिख दिया है कि जब I2 इक्वल टू 0, और I2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन, कि आउटपुट टर्मिनल वो कैसे हैं, ओपन है। तो ये हो गई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। ऐसे ही अगले फैक्टर की बात करें ZR, तो ZR इस इक्वेशन से देखें, ZR इस वाले पॉइंट को या इस वाले को अपन रिप्रेजेंट करें डेल V1 अपॉन डेल I2। तो ZR कंपोनेंट के रूप में इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ Z12 इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I2 इक्वल टू, यहाँ से देखें तो ZR क्या बनेगा, ZR अगर मैं I1 को 0 कर दूं तो I1 0 होने पर ZR क्या बनेगा, V1 बटा I2, तो V1 बटा I2, और ये कब है, जब I1 इक्वल टू 0।
तो देखो I1 जीरो होने का मतलब I1 करंट कौन सी करंट होती है, इनपुट करंट है। तो I1 जीरो होने का मतलब इनपुट टर्मिनल कैसे होंगे, ओपन होंगे। तो इनपुट टर्मिनल जब ओपन होंगे तो उस स्थिति में ZR अपन ने रिप्रेजेंट किया है रिवर्स के लिए। इसके अलावा V1/I2 देखें तो V1/I2 रेशियो देखें, अनुपात देखें तो होने को तो Z होगा, प्रतिबाधा की विमा होगी, लेकिन प्रतिबाधा भी कैसी, तो प्रतिबाधा अपन ने दो प्रकार की देखी थी। एक तो थी इनपुट इम्पीडेंस, एक प्रतिबाधा तो थी इनपुट या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, और दूसरी प्रतिबाधा देखी थी अपन ने ट्रांसफर इम्पीडेंस। दूसरी क्या थी, ट्रांसफर इम्पीडेंस, अंतरित प्रतिबाधा। और अंतरित प्रतिबाधा क्या थी कि किसी एक लूप में वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने पर या वोल्टा अप्लाई करने पर उसके कारण से दूसरे लूप में जो करंट प्रवाहित हो रही है तो उस वोल्टेज और करंट का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, अंतरित प्रतिबाधा। तो अंतरित प्रतिबाधा देख रहे हैं V1 कहाँ पे है, इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर है, और I2 कहाँ पे है, आउटपुट टर्मिनल्स में करंट। तो इनपुट टर्मिनल में वोल्टेज सोर्स के कारण से या वोल्टेज के कारण से आउटपुट टर्मिनल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। तो इस कारण से इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ये क्या हो गई, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस मतलब अंतरित, ये रिवर्स उत्क्रमित अंतरित प्रतिबाधा ऑफ ओपन सर्किट खुले परिपथ की। तो खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, और ये कब है, जब I1 जीरो का मतलब क्या है, इनपुट टर्मिनल कैसे हो, ओपन हो, इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। तो ये हो गया ZR। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ZO, ये वाली टर्म देखें तो ZO मैट्रिक्स में देखें तो 1 1 1 2 2 1 2 2 वाली टर्म है। तो Z22 इक्वल टू, तो देखो Z22 इस वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं V2/I2 को। तो V2/I2 तो ये बनेगा डेल V2/डेल I2 इक्वल टू, तो किसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ZO देख रहे हैं, मतलब I1 को अगर मैं जीरो कर देता हूँ, इस I1 की वैल्यू जीरो कर दूँ तो उस स्थिति में ZO क्या होगा, V2/I2, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है, कब है, जब I1 इक्वल टू जीरो है, I1 इक्वल टू जीरो। तो देखें क्या टर्म बन रही है, V/I इम्पीडेंस होगा, प्रतिबाधा होगी, 2/2 मतलब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज बटा आउटपुट करंट, इसका मतलब आउटपुट इम्पीडेंस है। तो आउटपुट इम्पीडेंस तो ये हो गई आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। लेकिन कब है ये ध्यान रखना है, कब, जब वहन I1 जीरो का मतलब I1 इनपुट करंट है, तो जब इनपुट टर्मिनल खुले हुए हो, तो वहन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, कि इनपुट टर्मिनल खुले हुए हैं तो उस स्थिति में आउटपुट इम्पीडेंस होगी, वो रिप्रेजेंट की जाएगी ZO के द्वारा। अब लास्ट अपने पास में बच रहा है ZF। तो ZF इक्वल टू, तो कंपोनेंट के रूप में Z12 हो गया। तो इक्वेशंस में देखें अपन क्या बनेगा, तो इक्वेशन में देखें तो ZF या Z12 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वाली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल V2/डेल I1, डेल V2/डेल I1 इक्वल टू, यहाँ देखें अपन तो वो क्या बनेगा, अगर मैं इस I2 वैल्यू को जीरो कर दूँ, ZF देखना चाहते हैं तो इस वाली I2 को क्या कर दें, जीरो। अगर ये टर्म क्या हो जाए, जीरो, तो उस स्थिति में ZF क्या बनेगा, V2/I1 कब है, कंडीशन ध्यान रखनी है अपने को, I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो ZF क्या आ रहा है, डेल V2/डेल I1, V/I सबसे पहले, तो V/I क्या हो गया, इम्पीडेंस तो हो गया अपना, Z हो गया, लेकिन Z भी कौन सा,
2 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब अपन ने वोल्टेज कहाँ अप्लाई की है, सेकंड लूप में या आउटपुट टर्मिनल्स पे, और करंट कहाँ देख रहे हैं, I1 मतलब इनपुट के अंदर देख रहे हैं। तो एक लूप के कारण से दूसरे लूप में करंट प्रवाहित हो रही है, एक लूप में वोल्टेज अप्लाई करने पर दूसरे लूप में करंट प्रवाहित हो रही है। तो वो इम्पीडेंस कौन सी थी अपनी, ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ये कौन सी हो गई, ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसके अलावा 2/1 है तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, फॉरवर्ड के रूप में अपन बता रहे हैं। तो ये हो गई फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस किसकी, ऑफ ओपन सर्किट, ऑफ ओपन सर्किट। इसके अलावा कब, I2 = 0, तो जब I2 का मतलब आउटपुट टर्मिनल पे करंट है, तो जब आउटपुट टर्मिनल कैसे हैं, खुले हैं, व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन, कि जब आउटपुट टर्मिनल कैसे है, ओपन है, तो उस स्थिति में। तो ये थे अपने जेड पैरामीटर, ZI, ZR, ZO, ZF के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या Z11, Z12, Z22, Z12 इन फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट, ये Z21 कंपोनेंट ध्यान रखना, Z21 मैट्रिक्स का तीसरा कंपोनेंट है। तो ये हो गए। तो इसका मतलब, तो ये अपने पास में जो 4 टर्म बनी है, 4 जो वैल्यू आई है, जो 4 पैरामीटर आए हैं, कौन कौन से, ZI, ZR, ZF और ZO, ये चारों कंपोनेंट ही क्या कहलाएंगे अपने, Z पैरामीटर। ये चारों कंपोनेंट ही क्या है, Z पैरामीटर मतलब। और जेड पैरामीटर वो भी कैसे, ओपन सर्किट के, तो खुले परिपथ के प्रतिबाधा प्राचाल, ZI, ZR, ZF, ZO। अब जो इक्वेशन लिखी है अपन ने 4 और 5, इससे पहले जो इक्वेशन 3rd और 4th थी, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखे इनको, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशन को लिखना है। तो इधर V1 V2 की एक कॉलम मैट्रिक्स बना दें, इक्वल टू एक इम्पीडेंस मैट्रिक्स बनेगी जो जेड पैरामीटर है उनकी, ZI, ZR, ZF, ZO, और मल्टीप्लाई में एक करंट मैट्रिक्स होगी I1 और I2। तो ये इनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट के रूप में देखना चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V1 V2 इक्वल टू Z11 Z12, जेड मैट्रिक्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो Z11 Z12 Z21 Z22, और इधर करंट मैट्रिक्स है जो ये कॉलम मैट्रिक्स के रूप में होगी। तो ये जो लिखी है अपन ने, यही क्या है, जेड मैट्रिक्स प्रतिबाधा प्राचाल, जो कि जेड पैरामीटर के रूप में है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो जेड पैरामीटर है वो किस प्रकार के होंगे, ओपन सर्किट के होंगे। इसके अलावा इम्पीडेंस पैरामीटर भी होंगे। तो ये थे अपने जेड पैरामीटर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।